हेलो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शार्क टैंक पे शार्क लोग इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को कैसे लेते हैं। तो शार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो कैसे अपना इन्वेस्टमेंट को सेव करें और ना केवल सेव करें बल्कि उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो भी करें, ज़्यादा पैसा बनाएं। तो वो लोग ग्रोथ कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे वैल्यू करते हैं और कैसे उस पर पैसा लगाते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग 3 कैटेगरीज को देखेंगे। सबसे पहले तो प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट का यूनिक वैल्यू क्या है, यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन क्या है वो। दूसरा, कंपनी के अर्निंग्स कैसे हैं। और फाइनली इन अर्निंग्स के बेसिस पे हम लोग जानेंगे कि उसका वैल्यू कैसा है, जो ओनर ने वैल्यूएशन दिया है कंपनी का वो ठीक है कि नहीं है, उस पर कुछ चेंजेस करने हैं या उस कंपनी को इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। शार्क टैंक का वैल्यू पिच सबसे पहले शुरू होता है। वैल्यू पिच पे ओनर लोग बोलते हैं कि उनका कंपनी और उनके बारे में, और वो बताते हैं कि वो कितने पैसे में अपने कंपनी का कितना स्टेक दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 100,000 लिखा है, इसको आप 1 लाख समझ लीजिए। 1 लाख में 10% स्टेक ऑफ द कंपनी ओनर देना चाहता है, ठीक है। तो 10% स्टेक के लिए 1 लाख रुपया। तो अगर 10% के लिए 1 लाख रुपया है तो 100% के लिए कितना होगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप 1% के लिए निकालिए और 1% के लिए निकालने के बाद आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा कि वो ओनर 10 लाख रुपए की अपनी कंपनी की वैल्यू करता है। तो इंटायर वैल्यू कितनी है, 10 लाख, और वो मांग कितना रहा है, 1 लाख 10% इक्विटी के लिए। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक वैल्यूएशन मल्टीपल निकाल सकते हैं। वैल्यूएशन मल्टीपल क्या है, 100 डिवाइड बाय स्टेक परसेंटेज। स्टेक परसेंटेज क्या था, ये 10% था स्टेक परसेंटेज। तो 100 डिवाइड बाय 10 से आपको 10 मिलेगा और वैल्यूएशन मल्टीपल 10 हो गया जिसके कारण। और स्टेक प्राइस कितना था, स्टेक प्राइस था 1 लाख रुपया। तो 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 लाख मिलेगा, तो टोटल वैल्यू आ जाएगा। तो आप ऐसे करिए या ऐसे करिए, आपको इस कैलकुलेशन से उस कंपनी का वैल्यू के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे सेम चीज दोबारा से लिखी गई है, तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर 1 करोड़ 5% इक्विटी के लिए बोला है तो उसका वैल्यूएशन 20 करोड़ होगा। कैसे, वैल्यूएशन मल्टीपल आप निकालो, वैल्यूएशन मल्टीपल 20 आया। 20 को आप इनिशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, तो 20 करोड़ की तक कंपनी की पूरी इंटायर पूरी कंपनी की वैल्यू जो ओनर सोचता है, वो सोचता है कि 20 करोड़ की उसकी कंपनी है की वैल्यू है। अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्या क्या चीजें शार्क देखते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट और उसका वैल्यू प्रपोजिशन शार्क देखते हैं। इसके अंदर वो क्या देखेंगे कि टीम कैसी है, टीम के फाउंडर कैसे हैं, उनको उस इंडस्ट्री में जहां वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कितना नॉलेज है, टीम के डायनामिक्स कैसे हैं, टीम के जो मेंबर्स हैं उनके पास पूरक स्किल सेट, एक दूसरे के पूरक स्किल सेट्स हैं कि नहीं है, वो लोग कितने पैशनेट हैं, कितने कमिटेड हैं अपने आइडिया को लेके। वो सारी चीजें शार्क्स जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मार्केट में अपॉर्चुनिटी कितनी है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है क्या मार्केट में उसका पोटेंशियल है कि नहीं, और कंपटीशन कैसा है मार्केट में, कस्टमर के क्या क्या पेन पॉइंट है जो ये प्रोडक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट यूनिक है कि नहीं है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी इनोवेशन है कि नहीं, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ओनर के पास, क्या उनके पास कोई पेटेंट है जिससे उनको मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेके एक डिफरेंशिएटेड एडवांटेज मिले, क्योंकि कोई और उस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकता। तो वो चीज़ चेक करना, और मार्केट का और प्रोडक्ट का फिट क्या है, मतलब वाकई में उस चीज़ की ज़रूरत है मार्केट में, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन मार्केट को उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। अर्ली कस्टमर ट्रैक्शन कैसा है, यानी कि जब उन्होंने मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था तो कस्टमर्स एक्साइटेड थे, कितने लोगों ने खरीदा, कितने लोगों के क्या फीडबैक थे, वो सब चीज़ शार्क्स जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि अर्निंग्स, जो नंबर्स कहते हैं जिसको। तो ये जो आप देख रहे हो बाईं तरफ को, ये हमारा इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट में कई सारे फैक्टर्स होते हैं एंड बेसिकली शार्क लोग क्या करते हैं कि स्टेटमेंट के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट के जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं इनका मतलब समझ लें पहले। तो रेवेन्यू या सेल जो होता है, जितने भी बिक्री हुई है उस प्रोडक्ट की, उस बिक्री से जितना पैसा आया है उसको हम लोग रेवेन्यू या सेल कहते हैं। तो ये पैसा, मनी जितना भी बना है उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद या उस सर्विस को बेचने के बाद, वो हमारा रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू का ही दूसरा नाम सेल भी है। ओके,
दूसरा आया कॉग्स। कॉग्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, मतलब कि डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या आपकी पैसे लगी, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लगा, वो आपका जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो आपने वो प्रोडक्ट बनाया तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, आपको लेबर चाहिए होगा उसको बनाने के लिए, तो आपको फिर उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी पैसा लगा उसको हम लोग कहेंगे कॉग्स। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है? ग्रॉस प्रॉफिट रहता है रेवेन्यू, यानी कि आपका जितना सेल हुआ उसमें से अगर आप कॉग्स को माइनस कर देंगे तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर कॉग्स जो है रेवेन्यू से कम है यानी आपका ग्रॉस प्रॉफिट पॉजिटिव है। ज़्यादातर कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट पॉजिटिव ही रहेगा, अदरवाइज वो कंपनी बंद ही हो जाएंगे क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंपनीज रहेंगे। अब आप जब किसी कंपनी को चलाते हो तो कई सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, मतलब कि नॉर्मल बिजनेस चलाने के लिए शायद आपको कुछ सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे, शायद आपको कुछ ऑफिस स्पेस रेंट करना पड़ेगा, शायद आपको कुछ लोग काम के लिए भी चाहिए पड़ेंगे, मार्केटिंग में भी पैसा लगेगा। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जब हम इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो हम किसी कंपनी को चलाने के लिए एसेट्स लेते हैं। एसेट्स मतलब जैसे कि कुछ मशीनरी पार्ट्स ले लिए, तो वो एक एसेट हो गए, असेंबली लाइन हो गई, वो एक एसेट हो गया। तो वो एसेट क्या होता है कि उनकी जो वैल्यू होती है वो गिरती रहती है, साल दर साल उस एसेट की वैल्यू गिरती है। मान लो आपने एक मशीन ली, एक बाइंडिंग मशीन ली, 10,000 रुपये में ली, हो सकता है कि वो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। तो वो जो उसकी वैल्यू जीरो हो गई, वो क्या हो गई, डेप्रिशिएट होते होते साल दर साल डेप्रिशिएट होते होते उसकी वैल्यू जीरो हो गई, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अमोर्टाइजेशन भी रिलेटेड मिला जुला कॉन्सेप्ट है। अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, अभी हम देखेंगे वो क्या है डिटेल में, एक मिनट में देखते हैं। उससे पहले हम एसेट्स के बारे में जान लेते हैं। एसेट्स क्या हो गए, ये सारे के सारे फैक्ट्री मशीनरी पार्ट्स जो आपके पास हैं वो सारे के सारे एसेट्स हो गए, ठीक है। इसकी यूजफुल लाइफ क्या होती है? यूजफुल लाइफ मतलब कितने समय तक आप इसको यूज कर सकते हो, वो यूजफुल लाइफ हो गई। सैल्वेज वैल्यू क्या हो गई, जब आपको इसको फेंकना है, कबाड़ में डालना है, तो कबाड़ी भी आपको कुछ पैसा देगा, जो इसका फाइनल वैल्यू वर्थ रहेगा उसको हम सैल्वेज वैल्यू कहेंगे। डेप्रिसिएशन मेथड क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट में आप इसको कैसे डेप्रिशिएट कर रहे हो। अगर आपने 10,000 रुपए की चीज ली, लास्ट में 10 साल के बाद इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो हर साल अगर आप हजार रुपए डेप्रिशिएट करोगे तो आप स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कर रहे हो। हर साल उसको डिवाइड बाय 10 करके, 10,000 को डिवाइड बाय 10 करके आपने हजार करके डेप्रिशिएट कर दिया, वो हो गया स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। तो जल्दी से इसको दोबारा से देख लेते हैं। मैं कह रहा था अमोर्टाइजेशन जो होता है इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, वैसे प्रोडक्ट्स के लिए होता है, जैसे कि पेटेंट या ट्रेडमार्क्स। और टेंजिबल एसेट क्या हो गए, जो आपकी बिल्डिंग है वो हो गई, मशीनरी हो गई, ये सारे के सारे आप छू सकते हो, तो ये इसका डेप्रिसिएशन होता है और इसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करिए कि एक कंपनी ने एक मशीन खरीदी 10,000 रुपये में, ठीक है, वो 5 साल चलती है वो मशीन, तो हम लोग इसको 2-2 हज़ार करके डेप्रिशिएट करेंगे हर साल। तो 5 साल के बाद 10,000 हमने डेप्रिशिएट कर दिया और इसकी वैल्यू हो गई जीरो, ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट में दिखाना पड़ता है। सेम यहाँ पे पेटेंट के लिए लिखा है 50,000 रुपये का पेटेंट है, आपकी इसकी वैल्यू 10 साल की है, 10 साल में आप 5-5 हज़ार रुपये हर साल कम करते रहेंगे इसकी वैल्यू, फाइनली इसकी वैल्यू 10 साल में जीरो हो जाएगी। तो ये हो गया अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन। इसके बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो सबको पता है, कभी भी हम डेट लेते हैं, कभी भी हम उधार लेते हैं, तो उसके ऊपर जो हमें उधार के ऊपर जो सूद देना होता है उस सूद को हम इंटरेस्ट कहते हैं। इनकम टैक्स को कौन नहीं जानता, हर किसी आदमी को इनकम टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स ये है जो कि गवर्नमेंट को पैसा बनाने के लिए मदद करता है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, इनकम टैक्स से आएगा, तो वो इनकम टैक्स है। फाइनली नेट इनकम। नेट इनकम क्या हो गई, आपने जो सेल्स किया उससे जितने भी एक्सपेंसेस हुए उनको माइनस कर दिया, ये कॉग्स को माइनस कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया, अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, इंटरेस्ट, इनकम टैक्स इनको माइनस कर दिया, तो फाइनली आपके पास जितना पैसा बचा वो आपकी नेट इनकम हो गई, ठीक है। नेट इनकम को हम लोग बॉटम लाइन भी कहते हैं। क्यों बॉटम लाइन कहते हैं, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट के बॉटम में आती है, सबसे लास्ट लाइन होती है, तो इसको बॉटम लाइन कहते हैं। रेवेन्यू सबसे टॉप में होता है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं टॉप लाइन। तो अब हम क्विकली इसको देख लेते हैं कि ये कैसा इनकम स्टेटमेंट दिखता है। स्टेटमेंट में हमारा रेवेन्यू आ गया, हमारा कॉग्स आ गया, इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। रेवेन्यू माइनस कॉग्स किया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो मैंने बोला था, दिन प्रतिदिन ऑपरेट करने में बिजनेस को जो भी एक्सपेंस हुए, एडवर्टाइजमेंट, बेड डेट,
कमीशंस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ये सारे के सारे दिन प्रतिदिन अपनी कंपनी को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुए वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए। तो इसको भी अगर आप इससे ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करोगे तो आपको ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। ठीक है, अब इस ऑपरेटिंग इनकम से अगर आप इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करोगे तो ये आपकी नेट इनकम या बॉटम लाइन आपके पास आ गया। तो एक टर्म बार बार यूज होती है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसको एबिटा कहते हैं। तो एबिटा क्या हुआ, आपका जो ऑपरेटिंग इनकम है, ये ऑपरेटिंग इनकम आया, ये ऑपरेटिंग इनकम आया, इसमें आप ये दोनों ऐड कर दो, अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका आ गया एबिटा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपके पास नेट इनकम है, अगर ये है आपके पास नेट इनकम, तो इस नेट इनकम में आप टैक्सेस को ऐड कर दो, आप इसमें इंटरेस्ट को ऐड कर दो और आप इसमें इसको ऐड कर दो। तो मतलब कान इधर से खींचे चाहे उधर से खींचे सेम ही दर्द होएगा। तो वही बात है कि एबिटा चाहे आप ऐसे ऑपरेटिंग इनकम से ले लो या नेट इनकम से ले लो, वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एबिटा इतना प्रोमिनेंट, इतना प्रचलित क्यों है, इतना वैल्यूएशन में इतना क्यों यूज़ किया जाता है। तो एबिटा से क्या होता है कि अगर दो कंपनी है, दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है, एक कंपनी ने कुछ लोन ज़्यादा लिए हुए हैं तो उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है, दूसरे कंपनी ने पूरा इक्विटी से डाला है, लोन नहीं लिए हैं, तो क्योंकि हम उसमें इंटरेस्ट इनकम को कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, उसको बिल्कुल बाहर कर दे रहे हैं कैलकुलेशन से, और इनकम टैक्स को बिल्कुल बाहर कर दे रहे हैं कैलकुलेशन से। सो कोई टैक्स वाली इंडस्ट्री है तो उसमें हो सकता है टैक्स ज़्यादा देना पड़े, लेकिन वो कैलकुलेशन से बाहर हो गया तो आप उस कंपनी को विदाउट टैक्स या एसेट की लाइफ के ऊपर बेस नहीं कर रहे हो, तो उन सारे फैक्टर्स को आप बिल्कुल ही बाहर कर दे रहे हो। इसलिए एबिटा को इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये कोर ऑपरेशंस में ध्यान करता है और ये ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिखाता है, और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं इसमें से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं अभी आपको एक्सेल में भी दिखा देता हूँ और इससे कंपनी का कंपेरिजन करने में बड़ी मदद होती है। तो ये रही हमारी एक्सेल। तो इससे एबिटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता अमोर्टाइजेशन डिप्रिसिएशन से। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो मेरा अमोर्टाइजेशन 1000 की जगह 2000 हो गया तो मेरा एबिटा नहीं चेंज होगा, या मेरा टैक्स जो है, ये मैंने कुछ रैंडम वैल्यू डाली हुई है टैक्स के लिए 50,000, इसकी जगह मैं अगर इसको लेट से 40,000 कर देता हूँ, एबिटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1100 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 1500, तो एबिटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर एबिटा से बाहर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कंपनी में अगर आपने इंटरेस्ट ज़्यादा लिया है, किसी दूसरी कंपनी ने लोन पे पैसा बिल्कुल ही नहीं लिया है, तो भी दोनों कंपनी का एबिटा सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, इस कंपनी ने 1500 रुपया इंटरेस्ट पे लिया है, ठीक है, अगर दूसरी कंपनी ने 0 रुपया लिया है, तब भी एबिटा दोनों कंपनी का इतना ही 85,700 ही रहा। तो वो मतलब है कि इनका एबिटा में फर्क नहीं पड़ता, इनके इन फैक्टर्स का एबिटा में फर्क नहीं पड़ता, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और इनकम टैक्स का फर्क नहीं पड़ता। इससे कंपनी को कंपैरिजन करने में मदद मिलती है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया वैल्यूएशंस का। तो वैल्यूएशन पहले ही हम देख चुके हैं कि 10% स्टेक अगर 1 लाख रुपए का है तो 100% 10 लाख रुपए का होगा। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि मार्केट शेयर क्या है उस प्रोडक्ट का, 2%, 5%, 10%, कंपीटिंग प्रोडक्ट दूसरे हमारे कंपटीशन के साथ हमारा मार्केट शेयर कितना है। अब क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका जो रेवेन्यू है, जो आपकी सेल हो रही है, वो साल दर साल बढ़ रही है तो कितने प्रतिशत से बढ़ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम इसको डिटेल में भी जानेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रॉस मार्जिन, हम लोग ग्रॉस मार्जिन के बारे में पढ़े थे। ग्रॉस मार्जिन क्या है, 30 से 35% है कि नहीं। ग्रॉस मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100। ठीक है, सेम नेट प्रॉफिट 7 से 20% है कि नहीं। नेट प्रॉफिट के लिए सेम कैलकुलेशन, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100। तो हम लोग क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि ये सारे के सारे फैक्टर बढ़ रहे हैं, ठीक ठाक बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, जिसको टर्बुलेंस कहा जाता है। टर्बुलेंस का मतलब अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस। तो फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस अप डाउन जा रहा है, प्रॉफिट्स अप डाउन जा रहे हैं, यानी अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ सेम टेबल की मदद से दिखाया गया है कि सेल्स जो थी, ये पहले साल से दूसरे साल में 35% की बढ़ोतरी हुई है, सेम 25% की दूसरे और तीसरे साल के बीच। तो ये बेसिकली बिजनेस क्या कर रहा है, इसमें सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। वैसे बीच में गिरी भी है, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं है। सेम ग्रॉस मार्जिन भी ये बढ़ रहा है और ठीक है।
सबसे बड़ी बात यह है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन हर साल बढ़ते जा रहा है और फाइनली 10% को छू गया है। तो प्रॉबेबली इस बिजनेस को शार्क्स लोग कंसिडर करेंगे। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एबिटा देखे थे, वैल्यूएशन देखे थे, तो ये दो मापक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवी मतलब वैल्यूएशन डिवाइड बाय सेल्स या रेवेन्यू, एंड ईवी डिवाइड बाय एबिटा। तो इसको अगर हम ऐसे देखें तो ईवी डिवाइड बाय सेल्स क्या हुआ, ईवी डिवाइड बाय सेल्स हुआ कि एंटरप्राइज वैल्यू मतलब जो वैल्यूएशन हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, वो वैल्यूएशन को हम साल की सेल के से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, और ये अच्छा समझा जाता है अगर ये लेस देन 3 है तो फॉर एग्जाम्पल वो ओनर ने बोला कि मुझे 10% देना है इक्विटी में, कितने का देना है, 1 लाख रुपए का देना है। ठीक है, ये 100,000 हुआ, 100,000 को हम 1 लाख कहेंगे। तो उसने क्या किया, वैल्यूएशन कितना का कर दिया, 10 लाख का कर दिया, ये 10 लाख का वैल्यूएशन हो गया। ठीक है, अब मान लो उसकी सेल्स हुई है 2.5 लाख की, 2.5 लाख की उसकी सेल्स हुई है। तो अगर हम ईवी बाय सेल्स करेंगे, यानी कि ईवी क्या हुआ, वैल्यूएशन इस वैल्यूएशन को लिया और इसको डिवाइड कर दिया सेल से, तो हमारा आया 4। अब जो शार्क है, शार्क सोचता है कि 4 ज्यादा है, उसको वैल्यू करना है ईवी ओवर सेल्स 3 के ऊपर। तो क्या करेगा, 3 के ऊपर करने के लिए क्या करेगा, वो 3 को मल्टीप्लाई कर देगा सेल से। तो 3 को सेल से मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2.5 लाख से, तो इसकी वैल्यू आई 7.5 लाख। तो शार्क ने कैलकुलेट करी वैल्यू 7.5 लाख। तो शार्क 7.5 लाख के लिए एक ऑफर दे सकता है इस वैल्यूएशन पे कि 20% मैं तुम्हारा कंपनी का लूंगा, कितने में, 1.5 लाख में। ठीक है, तो ये शार्क का ऑफर हो गया। तो ये ऑफर इस ऑफर से डिफरेंट हो गया। तो 1.5 लाख में 20% शार्क बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि उसने सोचा कि मुझे ईवी ओवर सेल्स इस पे बेस करना है, 3 के ऊपर बेस करना है। दूसरा हो गया ईवी ओवर एबिटा। सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी दिखाया है। इस केस में क्या दिखाया कि 50,000 का एबिटा है। ठीक है, 50,000 का एबिटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ईवी ओवर एबिटा ऑफ 20 हो गया। अब शार्क कहता है कि नहीं 20 बहुत ज्यादा है, मुझे 10 पे देना है। तो 10 पे करने के लिए 10 ले लेगा यहाँ पे ईवी ओवर एबिटा, और 10 को मल्टीप्लाई करेगा किससे, एबिटा से। तो 10 को एबिटा से मल्टीप्लाई किया तो शार्क की वैल्यूएशन क्या आ गई, बिल्कुल आधी हो गई, 5 लाख वैल्यूएशन आ गई। ठीक है, शार्क की वैल्यूएशन 5 लाख आई। उसने बोला कि मेरे को 20% दो तुम 1 लाख के ऊपर। ठीक है, तो उसने नया वैल्यू दिखा दिया। तो ये दूसरा वैल्यूएशन का तरीका हो गया। तो इक्विटी और रॉयल्टी बार बार आता है। इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। तो अगर इक्विटी आपने लिया है, अगर आपकी इक्विटी 10% ली है 30,000 की, मान लो कंपनी वैल्यू हो रखी है 3 लाख की अभी। अब मान लो 10 साल के बाद वो कंपनी हो जाती है 5 मिलियन की कंपनी, यानी 50 लाख की कंपनी हो जाती है। अगर वो 50 लाख की कंपनी हो गई तो क्या हो गया, 10% कितना हो गया, 5 लाख। तो जो 30,000 रुपये शार्क ने इन्वेस्ट किया था वो 5 लाख बन गया, मतलब 17 गुना हो गया। तो ये हो गया ओनरशिप। इक्विटी में क्या होता है कि आपकी ओनरशिप बढ़ती जाती है, यानी कि आपका लॉस भी ज़्यादा हो सकता है, 10% का जीरो भी हो सकता है अगर उसकी इक्विटी की वैल्यू कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। अगर कंपनी की वैल्यू 1 लाख की 10 लाख हो गई तो आपका 10% जो 10,000 था वो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो वो इक्विटी का फायदा है। जैसे आप शेयर मार्केट में इक्विटी लेते हो तो शेयर मार्केट की वैल्यू बढ़ती है तो आपके शेयर का प्राइस बढ़ता है। रॉयल्टी दूसरा है। रॉयल्टी में क्या रहता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है उस सेल पे कुछ प्रतिशत शार्क को देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा 1% रॉयल्टी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 रुपए की कोई चीज बिकी तो शार्क को उसमें 100 रुपए में 1 रुपया मिलेगा। ये एक अमेरिका का एग्जाम्पल है, तो मैं इसको क्विकली से इसको बोलता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जेमी सिमेनॉफ नाम का एक फाउंडर था रिंग कंपनी का। उसने अपना प्रोडक्ट, उस समय उसको डोर पॉट नाम से, उसने उस प्रोडक्ट को कहाँ पे पिच किया, शार्क टैंक अमेरिका में पिच किया 2013 में। ठीक है, उसने पिच किया कितने का, $7 लाख का। ठीक है, 10% स्टेक के लिए उसने पिच किया। तो लेकिन उसको क्या हुआ, ये पिच पे किसी ने भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उसको विदाउट एनी डील ही हैड टू लीव द शो। तो क्या हुआ क्या कि ये कंपनी सक्सेसफुल कंपनी बनी और 2018 में रिंग कंपनी को अमेजॉन ने 1 बिलियन में खरीद लिया। अगर ये शार्क ने 700 के उस समय इन्वेस्ट किए होते तो 700 के बन गए होते 100 मिलियन। तो 100 मिलियन का मतलब यह है कि 5 साल में वो मनी 142 टाइम्स हो जाता। ठीक है, लेकिन ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इस एक एग्जाम्पल के अगेंस्ट 100 एग्जाम्पल और 1000 एग्जाम्पल ऐसे होंगे जहाँ पे शार्क्स ने इन्वेस्ट किया और उनको लॉस हो गया। लेकिन दैट इज देयर कॉम्पिटेंस, दैट इज देयर इंटेलिजेंस, दैट हाउ दे आर इवेल्युएटिंग द बिजनेस एंड हाउ दे आर एबल टू जज
कि वो बिजनेस रियली प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर उनको ही दिक्कत होएगा। तो वैसा। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मान लो कोई कंपनी ग्रो कर जाता है तो ऐसा नहीं कि एक का दो बनता है, एक का डायरेक्टली 10 बन जाता है, 20 बन जाता है, 50 बन जाता है। ये छोटी कंपनियों के साथ ये होता है। लेकिन एट द सेम टाइम वो डूबने का चांस रहता है कि एक का जीरो बन जाता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर 50% ऑफ शार्क की कंपनी में प्रॉफिट हो गया, 50% मान लो 2 टाइम्स हो गए, 3 टाइम्स हो गए, और 50% जीरो हो गए, तब भी शार्क बहुत ज़्यादा पैसा बना सकता है अगर इन्वेस्टमेंट ठीक से किया है। ठीक है, तो ये इसके साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।